नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहने वाले गौतम अडानी को बड़ा नुकसान क्या झेलना पड़ा, इसके बाद तो हिंदुस्तान की पूरी सियासत ही बदलती सी नजर आती है। पूरा विपक्ष अडानी को लेकर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी और गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों पर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी से लेकर उद्योगपति गौतम अडानी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि अडानी 2014 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 609वें नंबर पर थे, लेकिन जब केंद्र में सरकार बदली तो जादू हुआ और अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए। बीजेपी के नेता अब राहुल के आरोपों को हवाई बता रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए किस अंदाज में जवाब दिया, सुनिए। 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आप उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है, यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आक्रामक होकर ही जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं और साहब आप आरोप लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ही के पिता की एक ट्रस्ट है, उसमें पैसा कहां से आया, जरा वो भी स्पष्ट कर दीजिए। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं, अडानी के एयरपोर्ट कारोबार पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए। इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया, सुनिए। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला, रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। ये सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए, 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। 360 करोड़ वाला ये पूरा घोटाला याद दिला रहे हैं अगस्ता वेस्टलैंड वाला रविशंकर प्रसाद। राहुल ने लेकिन फिर भी मौका नहीं चूका। राहुल ने डिफेंस सेक्टर में अडानी को दिए गए ठेकों पर भी सवाल दागे। राहुल के मुताबिक अडानी को डिफेंस में 0 एक्सपीरियंस होने के बावजूद डिफेंस सेक्टर में भी अडानी ग्रुप की एंट्री करा दी गई। अब इस पर भी राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद के बीच का ये जरा वार पलटवार देखिए। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अडानी जी के हाथ में चला जाता है। ये सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए,
2013 में ऑगस्टा वेटलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। 360 करोड़ की रिश्वत की बात आई। रविशंकर प्रसाद ये बातें कहकर राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने आप खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, इसीलिए पहले अपने गिरेबां में झांक लीजिए। ये वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। राहुल बार बार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कि जो अडानी 609वें नंबर पर थे वो दूसरे नंबर तक पहुंचने का अपना ये मुकाम कैसे सिर्फ मौजूदा सरकार के ही शासनकाल में हासिल करते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। बात तो इतनी आ चुकी है कि कुछ लोग अडानी ग्रुप के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसे भारत की बेइज्जती बताते हैं। ऐसे लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि भारत किसी एक नाम से नहीं चलता, भारत अपने आप में विराट है। किसी भी राजनेता को या फिर उनके समर्थकों को ये बात बोलने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि यही बात जनता भी कह रही है। और तमाम सोशल मीडिया, जब आप वेबसाइट्स पर जाएंगे, ऐप्स पर जाएंगे, तो आप देखेंगे किसी तरीके के रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें खास मेहमान के साथ में। आलोक वत्स नेता बीजेपी जल्द हमारे साथ में होंगे। लोकेश जिंदल नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ में। अवधेश कुमार हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, और प्रेम कुमार जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का एक बार स्वागत है। आज बहुत ही जबरदस्त पैनल है और सभी बुद्धिजीवी मेरे साथ में आज हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बारीक बातें निकलकर सामने आएंगी यहाँ पर। और शुरुआत अवधेश जी और प्रेम जी आपके साथ करूंगी। अवधेश जी, पहले आपके साथ मैं शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहुल गांधी के सवालों का जिक्र हो रहा है। राहुल गांधी पूछते हैं कि विदेश यात्रा पर पीएम मोदी अडानी कितनी बार साथ गए। कुल मिलाकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हवाई यात्रा भी साथ करते हैं उनके रिश्ते कितने करीबी होंगे। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार के सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो मुझे लगता है कि ईश्वर के पास भी नहीं हो, तो मैं कहां से उसका उत्तर दे सकता हूं या कोई कैसे दे सकता है। ये राहुल गांधी ही जाने उनके कौन रणनीतिकार हैं, कहां से करते हैं। मैंने देश को नष्ट करने के लिए अब भारत को किसी बाहर के किसी विरोधी की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर के लोग ही अब काफी हो गए। कोई भी प्रधानमंत्री का जब विदेश का दौरा होता है तो उसके साथ उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि मंडल जाता है। पहली बार नहीं हुआ है। पत्रकारों का दल होता है, दूसरे लोग होते हैं, वो जाते हैं, उसकी पूरी सूची होती है। अब एक इतनी बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और शायद आने वाले आज भी सर्वमान्य नेता, अगर वो इस प्रकार से गैर जिम्मेवार तरीके से एक विदेशी संस्था रिपोर्ट दे देती है, उस पर सवाल उठाने लगते हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है। ये तो देश के प्रति अपनी कोई जिम्मेवारी होती है। अगर किसी उद्योगपति ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग, ये बात समझ में आती है। अगर आपको लगता है आपकी ये भी मांग सही आती है कि भाई सरकार इस मुद्दे पर अपना बयान दे, यहाँ तो समझ में आती है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को आप संसद के नियम जानते हैं और आप खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हैं, तो फिर तो विरोधियों को कोई समस्या ही नहीं। इस समय भारत के विरुद्ध जो विदेशी शक्तियां हैं वो तो बस कोई एक रिपोर्ट दे दे और देश में हंगामा होना लगे, उसको ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब वो जो सवाल कर रहे हैं, देखिए दुनिया में अगर हमारे उद्योगपति को किसी दूसरे देश में काम मिलता है तो भारत को काम मिलता है। अगर वहां से अगर श्रीलंका में अडानी को, अच्छा श्रीलंका में या इजराइल में अकेले अडानी काम करता है, मैं पूरी लिस्ट बता सकता हूँ कितनी कंपनियां काम करती है, कितनी कंपनियां वहां गई। एक व्यक्ति जिसने देश के लिए अपने माता पिता भाई बहन पत्नी सबका परित्याग किया, वो प्रधानमंत्री के बाद एक उद्योगपति के लिए अपने जीवन का सारी समस्या लगा देगा। राहुल गांधी उनके समर्थन सोच सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में अब भारत के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि पहले जैसे उद्योग कारोबारियों के खिलाफ वामपंथियों की वो कांग्रेस पर टीम जरा चेकआउट करे। प्रेम जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। आज ये लोग समझ हमारे देश के कारोबारी को काम मिलता है, उसकी संपत्ति बढ़ती है, तो देश की संपत्ति और ताकत होती है, सरकार की संपत्ति नहीं होती। और इजराइल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में राहुल, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ अवधेश जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता जरा उनसे भी एक बार जवाब ले। लोकेश जिंदल साहब, मेरा सवाल ये है कि अडानी को देश का दुश्मन बना के
आपको नहीं लगता कि आप लोग खुद देश के दुश्मन बन रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यहां से यह है कि ठीक है आप उन पर हमले कीजिए, लेकिन आप पूरे देश को, देश की सरकार को, सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। यह किस तरह की राजनीति है? देखिए, ये सवाल तो आपको भाजपा से पूछना चाहिए। आएंगे तो पूछेंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जाहिर हुई थी तब अडानी साहब ने कहा था ये अडानी समूह पर हमला नहीं, ये तो देश पर हमला है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या देश आज एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक प्राइवेट कंपनी कहती है कि अगर उस पर सवाल पूछा जाए तो वो देश पर सवाल होगा, इसका मतलब क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी आज देश चला रही है क्या? दूसरी बात, आप भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जब 2016 में इन्होंने इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन किया दासो के साथ, फ्रांस के साथ, दासो एविएशन के लिए, सितंबर में, तुरंत अक्टूबर में रिलायंस ने एक फर्म फाइंड कर ली। जो कॉन्ट्रैक्ट 2014 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को जाना चाहिए था वो अनिल अंबानी को चला जाता है, जबकि अनिल अंबानी की कोई डिफेंस में एक्सपर्टीज नहीं है। सारे पोर्ट, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सभी जो है एक ही समूह अदानी को जाता है। बाकी समूह कैपेबल नहीं है क्या? तो हमारा केवल प्रश्न ये है कि सभी कॉरपोरेट में से केवल एक ही समूह को क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है? इसके पीछे या तो सरकार की कोई साजिश है या फिर कोई ऐसा भेद है जो लोगों से छुपाया जा रहा है। तीसरी बात, अगर भाजपा सरकार कहती है कि उसने सभी कुछ ट्रांसपेरेंटली किया है बिना किसी इधर हेराफेरी के, तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? सेबी क्यों चुप है? सेबी क्यों नहीं उनके बचाव में आ पा रही कि उसने सभी के सभी रिपोर्ट्स की ऑडिट और प्रॉपर स्क्रूटनी की है, किसी भी प्रकार की शेल कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, किसी भी टाइप का बुक मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की राउंड ट्रिपिंग नहीं हुई है? इस पर ना तो कोई जवाब आ रहा है, ना ही किसी प्रकार का आप लोग इतना भरोसा करते हैं। उस हिंडनबर्ग के बारे में भी तो आप जानते होंगे ना कि वो शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो क्या करती है, उसका क्या इतिहास रहा, उसने कंपनी के साथ में क्या किया, उसके बारे में भी तो आप जानकारी रखते होंगे ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी राजनीतिक जो अपनी आकांक्षा है वो कैसे पूरी होती है, उस हिसाब से उस कंपनी के बारे में आपको इतना भरोसा है, आप उसकी इतनी बात को उठाकर, पूरा यहां पर बवाल मचा हुआ है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पा रही, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, कहीं भी अगर धुआं है तो आग तो होगी होगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आज हिंडनबर्ग रिसर्च जो शॉर्ट सेलर है, अगर वह अपने क्लेम्स के साथ में आती है और जिसका जवाब देने में सरकार और अदानी समूह असक्षम रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रेगुलेटर, सरकार और कंपनी प्रेम जी को आवाज पहुंच रही है क्या टीम? ठीक है प्रेम जी, आपके पास वापस लौट रही है। रॉबिन शर्मा ये कह रहे हैं कि साहब आग तो इसीलिए है कहीं ना कहीं क्योंकि वहां धुआं उठ रहा है। भ्रष्टाचार की आग लगाई किसने? क्वार्टरोची याद है क्या इनको? क्वार्टरोची याद है? बोफोर्स स्कैम याद है? जो लोग भारत की रक्षा के साथ खिलवाड़ करते आए हैं, आज वो लोग बैठ के सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पूरा विश्व एक तरफ जहां भारत सरकार की उपलब्धियों की तारीफ कर रहा है, वहां पर एक हिंडनबर्ग जैसी संस्था एक रिपोर्ट जारी करती है अडानी के लिए, और उस अडानी के लिए जो कांग्रेस के समय से व्यवसाय अपना करते आए हैं, और आज वही राहुल गांधी जी उनके ऊपर सवाल उठा रहे। तो राजनीति के लिए क्या हम लोग इस प्रकार से संसद का समय व्यर्थ करेंगे? क्या टैक्स पेयर्स के मनी को जाया करेंगे? ये कहीं भी उचित नहीं है। मैं ये कहता हूं जेपीसी की अगर ये मांग कर रहे हैं तो संसद में चर्चा का भी तो समर्थन करें। इतने दिन तक संसद को बंधक बना के रखने का इसका क्या लाभ था? क्यों देश के टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? सरकार कह रही कि हम चर्चा करना चाहते हैं, आप अभिभाषण के ऊपर पहले बात कर लीजिए, लेकिन उसके साथ चर्चा भी कीजिए। मेरा यह कहना है कि राजनीति के लिए देश को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, फिर वो कोई भी राजनीतिक दल कर रहा हो। प्रेम जी, जब देश के हित की बात हो रही है तो फिर देश का हित तो अभिभाषण पर चर्चा भी है ना, तो वहां पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही अभिभाषण पर चर्चा ना होने देना या शोर शराबा मचाना, हो हल्ला करना, ये कितना जायज है? पूजा जी, सदन में विपक्ष ने अपनी बात रखी है। सदन सर्वोच्च ऐसी जगह है जहां पर विपक्ष के लिए अवसर है कि वो बात रखे।
जब अडानी पर कहीं कोई बात नहीं हो पा रही थी, चर्चा का मौका नहीं दिया जा रहा था, तो राहुल गांधी ने एक मुद्दा रखा है सामने। अब राहुल गांधी जी ने जो सवाल रखे हैं तो उसका जवाब आज नरेंद्र मोदी जी देंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो बातें, जो तथ्य रखे गए उसका वो जवाब देंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि आप सवाल पूछेंगे पर देश की तो वित्त हम मंत्री ने इस आपका बात पर जवाब दिया तो हमारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, अंडर कंट्रोल है। जहां तक बात एलआईसी की और एसबीआई की आती है, वो ऑटोनोमस बॉडी है। और अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो तो आज गिर रहे हैं ना, इससे पहले तो दोनों मुनाफा कमा रहे थे ना। एसबीआई भी उससे मुनाफा कमा रहा था, अगर उसमें शेयर में इन्वेस्टमेंट था, अगर लोन दिया था, तो अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो मैं कह रहा हूं कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं क्रोनी कैपिटलिज्म का, पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट के बीच में सांठगांठ का, और दूसरे अपने देश के उद्योगपतियों की अनदेखी का, अपने देश के सार्वजनिक उपक्रम की अनदेखी का और भ्रष्टाचार का, उन पर जवाब मांगा जा रहा है। तो क्या प्रतिक्रियाएं क्या आ रही कि राहुल गांधी के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में ये भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार हुआ? क्या बीजेपी ये चाहती कि तुम भी भ्रष्टाचार पर चुप हो? चलिए जवाब आलोक वत्स देंगे। आलोक वत्स, सवाल का जवाब होता है, सवाल के बदले सवाल नहीं होता। आज जब जवाब मांगा जा रहा है तो सवाल पूछा जा रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड आपको याद है क्या? राजीव गांधी की ट्रस्ट को चीन से पैसा आया, जाकिर नाइक से पैसा आया, उनकी ट्रस्ट में राणा कपूर का पैसा आया, यस बैंक वाले का पैसा आया। तो ये सब बातें क्या है? सवाल का जवाब तो जवाब होना चाहिए, सवाल के बदले सवाल दागने का क्या आशय है? देखिए जी, जो सवाल का जवाब है, जो एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने जवाब दिया है। एलआईसी का जवाब आया, उसके बाद एसबीआई का जवाब आया, रिजर्व बैंक का जवाब आया, उस फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब आया। अब कौन बचा है जो जवाब देने के लिए? और जो हिंडनबर्ग है, इसकी रिपोर्ट कितनी सच है, क्योंकि पहले भी ये दो साल के लिए अमेरिका में प्रतिबंधित था, और आज भी अमेरिका में ये किसी अमेरिकन फर्म के ऊपर ये अपना मंतव्य नहीं दे सकते हैं, आज भी ये प्रतिबंधित है। तो जब इसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। हिंडनबर्ग कहाँ प्रतिबंधित है? हिंडनबर्ग तो अभी भी वहां पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है और वहां तो उसको इज्जत से देखा जाता है। अगर वो उनके खुलासे भी करता है तो इज्जत से देखते हैं वहां की कंपनीज की, ठीक है, ओके, बाद में सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीजें। 2 साल के लिए हिंडनबर्ग अमेरिका में प्रतिबंधित था, इस बात को पता कर लीजिए। और आज भी अमेरिकन किसी फर्म के ऊपर वो नहीं दे सकते हैं अपना कोई रिपोर्ट। ये इस बात की तहकीकात कर लीजिए, ये सत्य है। प्रेम कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रेम जी। मैं कहना चाह रहा हूँ, जो जिन शेल कंपनियों की चर्चा हुई, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इन सब बातों पर हमारे देश की ईडी कहाँ है, एबी कहाँ है? ये सारे लोग खामोश। ये हुआ है कि नहीं हुआ, ये जवाब कौन देगा? सरकार देगी ना इसका जवाब। क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तेल कंपनियां नहीं है, उन पैसों को दोबारा कंपनी में निवेश किया है? ये तो सवाल हिंडनबर्ग ने रखे हैं, सवाल का जवाब चाहिए। अच्छा, लेकिन एक प्रेम जी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, प्रेम कुमार जी, यहाँ पर नुकसान क्या क्या है? मुझे लगता है कि आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और बहुत ही जानकारी भी आपको होगी मुझसे ज्यादा। ये बताइए कि अभी इस पूरे मामले में नुकसान कहां कहां पर है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। पहला ये कि अगर शेयर डाउन जाते हैं तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे लोगों को काफी नुकसान होगा, निवेशकों को काफी नुकसान होगा, हो सकता है कि कुछ लोग दिवालिया घोषित हो जाएं। दूसरा ये कि एलआईसी का पैसा और दूसरा आपका एसबीआई का पैसा जो अभी उधार लिया गया है, वो पैसा ना कहीं डूब जाए, कहीं ये भी ना भाग जाए। यही 2-3 डाउट्स है ना अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है। देखिए पूजा जी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई नुकसान नहीं है, शेयर बाजार बम बम कर रहा है, सब लोग बम बम कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से पैसे को शेयर कंपनियों में भेजा गया, वहां से दोबारा वो पैसे आए, दोबारा शेयर में लगा और अडानी की जो है शेयर वैल्यू बढ़ गया। तो क्या इन गलतियों को होने दिया जाएगा? क्या हम अपने बाजार को पूरी दुनिया के सामने में इस तरीके से चलाएंगे? सवाल नैतिकता का है, सवाल सही और गलत का है। अवधेश जी, आपने जो सवाल उठाया कि क्या गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जो
LIC ने जो निवेश किया, ये सब जानते हुए भी अडानी की कंपनी मैं के कुछ शेयर कहना कम चाहूंगा। भाव में खरीदे जा सकते थे, अधिक भाव में खरीदे गए। मैं आती हूँ सर आपके पास। उन सब की तरफ से जो सफाई आई, उन सफाई पर सवाल है कि आप मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि नुकसान से इतर अब बात सही और गलत की हो रही है, आप यही कह रहे हैं ना? जब तक अधिकार संपन्न कमेटी जो CBI जो SBI को भी तलब कर सके, LIC को भी तलब कर सके, अडानी को भी तलब कर सके, तो वैसी कमेटी ठीक है अवधेश जी, से जब तक तलब किया जाए, LIC को तलब किया जाए, तलब किया जाए SBI को, यह पूछा जाए कि आपने शेयर पर आखिर कैसे लोन दे दिया। अवधेश कुमार जी। असल में मैंने किसी की ऑडियो ठीक से सुनाई प्रेम नहीं कुमार पड़ जी रही ये कह रहे हैं कि तलब किया जाए, सेबी इनको तलब करे, पूछे इनसे कि आखिर कैसे SBI LIC ने जो पैसा है, जो उधार का पैसा है, वो शेयर्स पर दे दिया। ऐसा है कि अब प्रेम जी बहुत कुछ अपनी तरफ से सोच के आते हैं। मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ने जो 413 पृष्ठों का उत्तर दिया है उसको पढ़ा है या नहीं, और या हिंडनबर्ग को लेकर स्वयं विदेशी एजेंसियां जो कुछ कर रही है वो जानकारी इन्होंने लिया है कि नहीं। इसमें हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें सरकार के बारे में कुछ भी नहीं है। इसमें एक कंपनी के बारे में बताया गया है, मुख्य रूप से 5 बातें इसमें कही गई है कि ये कंपनी शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराती है और अपना शेयर मार्केट बढ़ाती है। इसके पास लोन ज्यादा है, इसको बहुत सारी चीजें, इसका जो मूल्यांकन किया गया है इसकी कैपेसिटी से ज्यादा किया गया है। इसके जो ऑडिटर्स हैं वो अननोन है और इनका ऑडिट ठीक नहीं है। तो ये सारी बात स्थिति है। उसमें जो बातें कांग्रेस कह रही है, जो प्रेम जी कह रहे हैं, जो हमारे आकाश जिंदल, मुकेश जिंदल कह रहे हैं, वो है ही नहीं। तो जो भी बात इस देश में हो रहा है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भाग नहीं है। ये आपके दर्शकों को पूरा जानना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के पास यात्रा करने का या टेकने का ये सब बात ही नहीं है। ये सब ये लोग बना रहे हैं। उसने तो कंपनी को टारगेट किया कि ये कंपनी बेईमानी कर रही है, ये कंपनी बचत लोन के भी स्पष्टीकरण हो गए हैं। नहीं, पर राहुल गांधी का एक और कंसर्न भी तो है ना कि साहब एक कंपनी जो 609 नंबर पर थी वो कैसे नंबर 2 पर आ जाती है। ये भी तो कह रहे हैं ना कि एक ही सरकार के शासनकाल में आप कैसे अव्वल हो जाते हैं। तूफान खड़ा कर देंगे, सिर उठा लेंगे, ये देश ऐसे चलेगा? ये कैसे एक कंसर्न ये भी है राहुल गांधी का, वरिष्ठ पत्रकार ये एक कंसर्न ये भी पूछ रहे हैं, बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए, निहायत जिम्मेवार राहुल गांधी जैसा एक और दूसरा। बोलिए प्रेम जी, प्रेम जी बोलिए। अवधेश जी, दूसरे के बारे में आप कैसे जान लेते हैं? क्या इनको मालूम नहीं? लगता मैं इस रिपोर्ट को पैसे लेना चाहता हूं, उससे 7 गुना ज्यादा दे सकते और अडानी ने लिया है। क्या इजराइल के में चीन से ज्यादा पैसा दे करके अडानी ने लिया है? क्या अडानी ने सिंगापुर में जाकर के ठीक से आवाज, ये देश को पता नहीं है। ठीक से आवाज नहीं आ रही, जवाब दीजिए प्रेम जी। इस तरह से गैर जिम्मेदार राजनीति होगी तो देश कैसे चलेगा? मैं तो ये कह रहा हूं, मैं वापस लौट रही हूँ। टीम जरा इसको ठीक आवाज को फिक्स करे। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, आप सभी के पास वापस लौट रही हूँ। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी सवाल लगातार बरकरार हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी जो आरोप इस वक्त लगा रहे हैं वो हवा हवाई है, और जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या हालात वाकई बिल्कुल ऐसे ही हैं और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है ऑल इज वेल। कहते हैं अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो यह भी पता लगता है कि कौन अपना है कौन पराया है। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहने वाले गौतम अडानी को बड़ा नुकसान क्या झेलना पड़ा, इसके बाद तो हिंदुस्तान की पूरी सियासत ही बदली सी नजर आ रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ ऐसा चला कि एक तरफ राहुल गांधी बार बार गिना रहे हैं कि कितनी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर अडानी ग्रुप का ही अपना कब्जा है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आइए वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा देखिए क्या सिचुएशन है। देखिए, राहुल का आरोप यह था कि एयरपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है वो अडानी के पास में है, लेकिन रियलिटी ये है कि अडानी के पास में सिर्फ 7 एयरपोर्ट है जिनका वो देखरेख कर रहे हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ऐसे ही राहुल गांधी का एक और आरोप है जिसके अंदर वो हिस्सेदारी की भी बात करते हैं। एआई के 37 हवाई अड्डों में से 40 अडानी समूह के पास में है, ये राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन
सच ये है कि अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही सिर्फ अडानी ग्रुप के पास में है। ये है जो सच और जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत, सच्चाई। ऐसे ही राहुल का आरोप यह है कि अडानी ग्रुप के पास में 30% का हिस्सा, जैसे हम हिस्सेदारी का जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि अडानी ग्रुप के पास में कोई 30% नहीं बल्कि 5% का ही हिस्सा है। ऐसे ही आरोप और सच्चाई आप देख चुके हैं कि क्या कुछ है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ में लगातार मौजूद है। आलोक वत्स हमारे साथ में, नेता बीजेपी है, लोकेश जिंदल है, नेता कांग्रेस, अवधेश कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चर्चा जब करें तो लोकेश जिंदल जी आपके पास आऊंगे, क्योंकि आप हाथ भी उस वक्त उठा रहे थे। बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि मैंने जो प्रेम जी से भी पूछा कि आपत्ति किस किस बात पर है। एफपीओ रद्द कर दिया गया, मार्केट में कम बैक किया जा रहा है, जहां तक बात लोन की है वो लोन वापस चुकाने की बात की जा रही है, वक्त से पहले उस लोन को चुकाने की बात की जा रही है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी स्थिति एकदम स्टेबल है, ऐसे कोई नुकसान की बात नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पास ये भी जानकारी होगी कि जो मार्केट में फ्लोट करते हैं शेयर, उसका क्या परसेंटेज है। जहां तक मेरी जानकारी है 5 से 7% का ही शेयर है जो फ्लोट करता है अडानी ग्रुप का मार्केट में। फिर नुकसान किसका और कैसा? कंपनी डूबेगी तो खुद डूबेगी, इसमें जनता का नुकसान कैसा, कैसे? आवाज नहीं आ रही आपकी लोकेश जी। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। लोगों के बचाव दर से ये क्रेडिट क्रिएशन उत्पन्न होता है और सरकार निर्धारित करती है, बैंक निर्धारित करते हैं कि ये जो क्रेडिट है ये किसे दिया जाए, कितने ब्याज दर पर दिया जाए। जब केवल एक ही समूह को ये क्रेडिट दिया जाता है तो दूसरे लोग इस क्रेडिट से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अपने कार्यों के लिए महत्वपूर्ण पूंजी नहीं बचती। ऐसी कुछ अब कंपनीज हैं सरकार जिनको की ये पूंजी नीतियों नहीं द्वारा मिली? जब मतलब आप सरकार इतना की जब नीति, एक और मैं बात पूछ रही हूँ, ऐसी कितनी कंपनीज जो आप जानते हैं जो जनता के हित में काम करना चाहती हैं और क्योंकि सारा क्रेडिट अडानी ग्रुप को दे दिया गया इसलिए वो उससे वंचित रह गए? कुछ ऐसी कंपनीज हैं आपकी नॉलेज में, कांग्रेस के लोगों ने ये भी जुटाया होगा? देखिए, अगर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करता हूं तो कोविड के बाद सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो एमएसएमई सेक्टर को पड़ी है। एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने का स्रोत भी है आज की अर्थव्यवस्था में। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने पूरा का पूरा क्रेडिट जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दे दिया, कुछ सिलेक्टिव समूहों को पूरा का पूरा क्रेडिट दे दिया, जिसके कारण इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस स्तर तक बढ़ गई कि जो लोग कुछ 300वें स्थान पर थे वे विश्व के दूसरे स्थान पर आ गए या तीसरे स्थान पर आ गए। इसके का अब क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई भी जो 300 नहीं 609, आपके नेता ने कहा 609 नंबर पर थे, तो मैं इस पर एक और जताना चाहूंगा कि कोई भी अगर अकाउंटेंट होंगे वो जानते हैं कि जो एसेट है वो लायबिलिटी तब बन जाती है जब ओवर कैपेसिटी होती है। तो जब सरकार इस तरह से किसी एक समूह को बार बहुत ज्यादा फेवर करती है, उन्हीं को क्रेडिट देती जाती है, वो ओवर सरकार ने थोड़ी कैपेसिटी दिया अपनी क्रिएट जेब करता से है। पैसा तो एसबीआई ने दिया, पैसा एलआईसी ने दिया, दोनों ऑटोनोमस बॉडी है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा पूजा जी, क्या आप अगर आप लोन लेने जाएं तो बैंक आपको बहुत इजीली लोन दे देता है क्या? आपके अपने किसी भी स्टार्टअप या फिर किसी भी कार्य के लिए नहीं देता? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे भी संघर्ष करना पड़ा अपने होम लोन के लिए। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा? बहुत तो नहीं, लेकिन संघर्ष करना पड़ा। हर आम व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। जो हर आम व्यक्ति को एक लोन लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अंडरलाइंग एसेट देनी पड़ती है, सिविल रेटिंग दिखानी पड़ती है, गारंटर्स लगते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें देना पड़ता है वो 10 से 12 से 14% तक जाता है। वत्स साहब, दर्द समझ रहे हैं आम आदमी का एकदम? जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं लोकेश जिंदल, वो ये कह रहे हैं कि साहब दर्द समझिए, आप बड़े लोगों का पेट भरने के चक्कर में छोटे लोगों का जो खाना है वो भी उनके ही सामने रख रहे हैं। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आप गरीब आदमी को मत मारिए बड़े आदमी का पेट भरने के लिए। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं वो मैं मानता हूं कि वो सच है कि आम आदमी जब लोन लेने जाता है तो उसको तरह तरह के प्रावधान उसके सामने रख दिए जाते हैं और जब तक उसको फुलफिल नहीं करता है तब तक उसको लोन नहीं मिलता है। लेकिन जो बड़े बड़े क्रेडिटर्स को जो लोन दिया गया है, ये बार बार जो सरकार की बात ला रहे हैं, या सरकार ने लोन दे दिया है, एलआईसी ने लोन दिया है जो ऑटोनोमस बॉडी है,
एसबीआई ने लोन दिया है जो ऑटोनोमस बॉडी है, और ये सबको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सारे को मॉनिटर कर रही है। कहाँ से हो गई साहब? तो अगर इसमें कहीं साहब एसबीआई एलआईसी ऑटोनॉमस नहीं है सर, और एलआईसी ने लोन नहीं निवेश किया है। इस पर अपना नजर रखेगी और उस पर अपना वक्तव्य देगी और कार्रवाई करेगी। सरकार का इसमें क्या रोल है? मैं बताता हूँ कि साहब सरकार का क्या रोल है। हिंडनबर्ग ने जो ऊपर क्वेश्चन उठाए थे, देखिए ये जो सेंसेक्स होता है ये किसी भी बात पर ऊपर या नीचे चला जाता है। तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद बली मची और वो नीचे आया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी सत्यता है? 400 पेज का जवाब अडानी ने दिया है, उस पर भी तो आप बात करें, उसको भी तो देखें कि क्या जवाब दिया है। साहब मैं जवाब देना चाहूंगा, मेरा जवाब ले लें। बोलिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स और अर्थव्यवस्था सेम नहीं होती, और सेंसेक्स में जो निवेशक होता है उसका इमोशन बहुत मायने रखता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब बाहर खुलासा होता है तब निवेशक को लगता है कि भाई मैं अपना पैसा चोरों के हाथ में तो नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं जिन कंपनियों को सारे पोर्ट्स जा रहे हैं, जिन कंपनियों के ऊपर सरकार इतना विश्वास कर रही है, वो अंदर घोटाले कर रही है। लोकेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ लेकिन आपसे, और मेरा बाकी के जो पैनल है उनके साथ में मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। देखिए, एक आम आदमी का पैसा खून पसीने की कमाई है, वो रोज की उसकी मेहनत की पूंजी है, वो उससे बहुत ज्यादा संभाल कर रखना चाहता है। उसके लिए 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये इस तरह का पैसा नहीं बहता है। अगर उसका 1 रुपया भी इस तरह की जुए में, इस तरह की गैम्बलिंग में नष्ट होगा, वो उसे बहुत दुख होगा। सरकार का ये फर्ज बनता है, सरकार के ऊपर ये दायित्व है। गैम्बलिंग है, मतलब गैम्बलिंग की क्या डेफिनेशन है? बचाए। गैम्बलिंग की डेफिनेशन क्या है आप लोगों की डिक्शनरी में? मतलब गैम्बलिंग का मतलब तो ये होता है कि जहां सब कुछ झोल है। यहाँ जहां तक उनकी बैलेंस शीट की बात है, वो कह रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, हमारे पास ऐसा कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा, देश की वित्त मंत्री भी यही बात कह रही हैं। मैं यही आपकी इसलिए डिक्शनरी समझना चाह रही हूँ, क्या डिक्शनरी है आपकी गैम्बलिंग को लेकर? देखिए पूजा जी, जुआ वो होता है जब व्यक्ति बिना जिम्मेदारी के पैसा लगाए। भाई जब एक अमीर बाप की औलाद रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था में आती है या पैसा निवेश करती है, वो पैसा उसने खुद मेहनत से नहीं कमाया होता। वो पैसा जो है उसके लिए एक तरह का जुआ होता है। चलो भाई लग गया तो ठीक, नहीं भी लगा तो हमारे बाप एक और चीज जानना चाह रही हूँ। ये जो पैसा जो, चलिए मैंने माना कि 202 नंबर पर वो आ गए, आप 200 300 600 व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं, ये 200 300 600 पहुंचने तक मुझे नहीं पता कि वो कहां से पैसा लेकर आए। वो कहां से पैसे लेकर आए इससे पहले? अगर वो 609वें नंबर पर भी थे, जिन अडानी अंबानी की बात करते, मुझे लगता है जहां तक मेरी जानकारी में, तो जब से पैदा हुई तब से अडानी अंबानी का नाम सुन रही हूं। तो फिर ये मुझे लगता है कि ये तो 7-8 साल की सरकार है। इससे पहले से ये अडानी अंबानी के पास पैसा कहां से आ रहा था? फिर कौन सी सरकारें दे रही थी उनको पैसा? कहां से हुई इनको फंडिंग? कैसे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया? आज अगर आप भारत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखेंगी तो भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भारत के सीईओज की सबसे ज्यादा सैलरी होती है, 150 करोड़ 250 करोड़ 500 करोड़। आप देखेंगी सारी जो इंडस्ट्रीज है वो फैमिली यूनिट्स की तरह ऑपरेट करती है। अमेरिका का सिस्टम नहीं है जहां पर जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जवाबदेही होती है, उनकी हर बात ऑडिट होती है, हर चीज पब्लिक के समक्ष होती है और सीईओ भी नियुक्त किया जाता है। क्या कारण है कि भारत का सभी जो ब्रेन है वो अमेरिका जाता है? क्या कभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुंदर पिच्चई अडानी ग्रुप के सीईओ बनेंगे? सुनिए मेरी बात, क्या आप लोकेश जी, आप जानते हैं कि भारत में भी यही नियम है। कंपनियों के वेबसाइट पर उसके टोटल एसेट्स कौन क्या है, उस वेतन कितने है, कहां से उसने लोन लिया है, किसको कितना चुकता कर रहा है, भारत में भी वही नियम है। और आप उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। 91-92 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पढ़िए आप, टैक्स हेवन पढ़िए आप, हवाला ट्रांजैक्शन समझिए आप। क्या थी इलारा कंपनी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए अवधेश जी। इलारा कंपनी के जो म्यूचुअल फंड थे उसके ज्यादातर ओनर कौन है? और क्यों ऐसा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मॉरिशस और केमन आइलैंड में है वो सारा का सारा पैसा अडानी में निवेश कर रहे हैं? क्यों निवेश कर रहे हैं वो? आप दूसरे की सुनते, उस समय से कांग्रेस के पास, कांग्रेस के समर्थन विशेष इंटेलिजेंस पास रिपोर्ट है तो उनको एफआईआर करना चाहिए, उनको कोर्ट में जाना चाहिए टीवी पर, क्योंकि हमारी जानकारी में जो कुछ भी आप कर रहे हैं अब तक नहीं आया। हम लोग भी मुझे जवाब देने जो बैंकों की आप बात
पुरानी बीमारी और बाकी वो तो है वो। ठीक से आवाज नहीं आ रहा अवधेश जी की, बार बार दिक्कत आ रही थी, जरा चेकआउट कर। रॉबिन जी मैं आपसे पूछो एक बात कहना चाहूंगा। आपने एक सवाल उठाया था, जो लोकेश सिंघल जी ने भी बात कही कि आम व्यक्ति को लोन मिलने में बहुत दिक्कत होता है, होम लोन में समस्याएं आती है। आज जब जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये एक आम पटरी वाली लोन बिना कोई गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दे रही है। कांग्रेस के जमाने कमेटी की बात की गई, वेंडिंग एक्ट लागू किया गया, लेकिन उन गरीब पटरी वालों को कभी किसी ने लोन नहीं दिया था। तो लोन तो हर व्यक्ति को सुगमता से मिल रहा है, बिना गारंटी के भी मिल जा रहा है। रही बात बड़े जो समूह है, अडानी या अंबानी जैसे समूह के, इनके वर्ल्ड के टॉप ऑडिटर जो है वो ऑडिट करते हैं। मुझे पता चला था न्यूज चैनलों के माध्यम से कि 8 कंपनियां अडानी को ऑडिट कर रही थी। उस समय किसी के सामने भी ये सारा विषय नहीं आया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इतना बड़ा बवाल मच गया। तो क्या वो सारी कंपनियां अडानी के इशारे पे काम कर रही थी? तो उन कंपनियों की साख का क्या होगा? जिन देशों में वो कंपनियां हैं अपना ऑफिस चला रही है, तो क्या वहां की सरकारों के ऊपर प्रश्न नहीं लगता? ऐसे में कांग्रेस से मोदी 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 करे तो ये कहीं भी उचित नहीं है। और जबकि भारत सरकार कह चुकी है कि हम जनता के साथ खड़े हैं, हम इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में संसद का समय व्यर्थ करना, टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बोलिए लोकेश सिंघल। रॉबिन जी, आप मुझे कह रहे हो कि संसद में अगर हम चर्चा करते हैं तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हैं। संसद किस लिए है? आप इसका संसद पे आप जवाब चर्चा ही नहीं कर रहे सर। संसद पे आप चर्चा तो कीजिए। हम क्या चर्चा करें? मुस्लिम आप बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हम अदानी की चर्चा ना करें, अर्थव्यवस्था की चर्चा ना करें, तो हम क्या हिंदू मुस्लिम की चर्चा करें? मंदिर मस्जिद की चर्चा करें? तो चर्चा नहीं करते। नहीं, हम आप हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं करते। आप राष्ट्र में अलगाववाद की बात फैला के, आपने जो आप अलगाववाद की बात फैला के भाग जाते हैं। हिंदू मुस्लिम पर भी तो चर्चा कीजिए। वो सदन में नहीं रखे। हिंदू मुस्लिम की चर्चा तो है ही नहीं, अडानी पे चर्चा होनी है। अब आप हिंदू मुस्लिम पे आगे फिर शर्मा जी सुनिए, तो बजट पर चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अडानी पर चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विषय को प्रेम जी, अडानी पर चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बजट पर चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नीति बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है तो फिर कैसे इसको बैलेंस किया जाए? पूजा जी, इस वक्त अडानी गेट सामने है, एक ऐसी घटना जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तो उस पर चर्चा होगी और होनी चाहिए। अभी भी इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि जो अडानी को रॉबिन जी एक सेकंड, रॉबिन जी एक सेकंड, रॉबिन जी आती हूँ मैं आपके पास, रॉबिन जी आती हूँ मैं आपके पास। बोलिए प्रेम जी। बोले इंडियन एक्सप्रेस ने अभी खबर छापी है, पहली खबर चल रही है कि 6 एयरपोर्ट्स दिए गए थे अडानी को। उसमें नीति आयोग ने आपत्ति की कि सिर्फ दो से ज्यादा किसी एक को नहीं दिया जाए। नीति आयोग की जब सरकार सुनने वाली नहीं है, तो नीति आयोग की बात के खिलाफ में जाकर के जब अडानी का फेवर किया जा रहा है, LIC की क्या विसाख, LIC या SBI इन लोगों से मिल करके इस अडानी गेट में ये शामिल है, तो ये अपने बचाव के लिए आ रहे हैं सामने। सवाल यह है कि सरकार जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे, इस घोटाले में सच क्या है, कैसे देश का पैसा लूटा जा रहा है, लुटाया जा रहा है, इसका सच सामने आना चाहिए। क्या बीजेपी और अडानी के बीच चंदों का लेन देन क्या है जो राहुल गांधी मांग रहे हैं, बताना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, उनके आने के बाद अडानी जी को बाद में या पहले कैसे कोई चीज मिल जाता है, कैसे श्रीलंका में जो आपत्ति रखी गई, श्रीलंका बिजली बोर्ड के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनको बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन पर दबाव गया था कि अडानी को ये दे दीजिए निविदा। तो ये जो बात है, ये सारी चीजें कितना छिपाएंगे? फ्रांस के मामले में रफाल के समय में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति होलांडे ने खुल करके कहा था। इन सब बातों पर जवाब लेकर आना चाहिए। जवाब देने के बजाय राजनीति की जाती है, उल्टा आरोप लगाया जाता है। जवाब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर नहीं, जवाब इस बात पर सरकार से आप लोग चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि अडानी की ही कंपनी को क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ज्यादा जो विषय है वो ये है, यही है ना आलोक जी? पूजा जी, मैं GMR के विषय पे कुछ कहना चाहूंगा। इन लोगों को रुकना चाहिए। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनको बोलना है, ये बोलने तो दे उनको। ये तो सदन चलने ही नहीं दे रहे हैं।
2014 के बाद इन्होंने सदन को कभी भी सुचारू रूप से चलने ही नहीं दिया। ये सिर्फ एलिगेशन लगाए रहे हैं, बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आज अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुन ले, सारी चीजें उसमें खुल के आएंगी। कौन भाग रहा है इन चीजों से? नहीं तो ये बार-बार कह रहे हैं कि आप जेपीसी का गठन कीजिए, आप कराइए पूरे मामले की जांच। तो इस पर आप लोग राजी हो जाएंगे क्या कि आप कराएंगे जेपीसी का गठन और इस पूरे मामले पर कराएंगे क्या जांच? का गठन उचित होगा तो वो भी किया जाएगा। दूसरी बात ये बोलने तो दे, उस पर डिस्कशन तो होने दे। ये तो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं रॉबिन और शर्मा कह रहे हैं कि मैं स्टेट चक्कर का पैसा नहीं जाया कर रहे। अरे 50 करोड़ रुपए पहुंचे, आप पानी में। प्रेम जी कह रहे हैं कि प्रेम जी कह रहे हैं कि आप तमाम नीति नियमों को ताक पर रखते हैं और अडानी ग्रुप को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, चाहे बात एयरपोर्ट की हो। ये कह रहे हैं कि साहब नीति आयोग भी ये कहता है कि आप सिर्फ 2 एयरपोर्ट किसी कंपनी को दे सकते हैं, आप 6 देते हैं। पूजा जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय नहीं होगा तो कहाँ होगा? इस मुद्दे पर हल्ला नहीं होगा। बोलिए रॉबिन जी, बोलिए। पूजा जी, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो हमारा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको जीएमआर को दिया गया। उसके क्लॉज आप पढ़िए, जो विषय राहुल गांधी साहब ने उठाया, मैं कहूंगा कि इनके सरकार के समय जो जीएमआर का साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो इनको एयरपोर्ट दी गई, आप उसको तो पढ़िए कि किस प्रकार से जीएमआर को फेवर किया गया। प्राइवेटाइजेशन जो किया गया उस एयरपोर्ट का, वहां पर जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी स्टे तक नहीं रही और हर जगह पे जीएमआर को बेनिफिट पहुंचाया गया है। आप उसका एग्रीमेंट का एक पक्ष पर बताइए प्रेम जी, राहुल गांधी साहब जो कह रहे थे जीएमआर बीजेपी पर चलिए आरोप ठीक है, लेकिन जीएमआर के बारे में बात कीजिए, कांग्रेस का और उनका क्या कनेक्शन रहा? रॉबिन जी कह रहे हैं कि जीएमआर को चूंकि कांग्रेस ने फेवर किया था इसलिए अडानी को फेवर बीजेपी को करने दो, हम भी चुप रहे। जीएमआर के पास आपने एयरपोर्ट चलाने का अडानी के पास एक्सपीरियंस नहीं था। सबसे बड़ा और इससे बड़ा फर्क क्या हो? जीएमआर से बोलिए ना। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में चिल्ला रहे थे तो जीएमआर का इतना बड़ा देश के साथ धोखा हुआ, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? एग्रीमेंट उन्होंने किया, हम तो बोले आप समर्थन की। अरे मैंने तो चिट्ठी में इस विषय में बोले तो वो क्यों नहीं बोल रहे थे? उन्होंने क्यों समर्थन किया? उल्टी आप जीएमआर में क्यों नहीं बोलते? आपने एयरपोर्ट का जिक्र छेड़ा तो मैंने जीएमआर की बात की। आप जीएमआर पे बात कीजिए। जीएमआर में जो एग्रीमेंट हुआ उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने अपनी आगे क्यों बोल दी? यूपीए गवर्नमेंट क्यों खामोश रही? यूपीए गवर्नमेंट ने जीएमआर को क्यों फायदा पहुंचाया? उससे बात कीजिए। अगस्ता वेस्टलैंड कोलगेट घोटाले का जिक्र करते हुए याद दिला रहे हैं। सरकार से सवाल है, राहुल गांधी जी से मैंने निवेदन किया जिंदा साहब तक जवाब नहीं आया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी ये कह रहे हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। आप पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। राजीव गांधी की ट्रस्ट का जिक्र करके रविशंकर प्रसाद ने बोला कि आप बताइए, आपने जाकिर नाइक से पैसा लिया, आपने पैसा, मैंने जिन जिनका जिक्र किया आपने उनसे पैसा लिया, उस ट्रस्ट के बारे में बताइए। वो कहते हैं कि चीन से आप पैसा लेते हैं, आप जाकिर नाइक से पैसा लेते हैं, आप राणा कपूर से पैसा लेते हैं। ये सिर्फ पर्सनल आरोप लगा करके सरकार जवाब देने से बचने की नीति पर चल रही है। ये कौन सा मतलब है कि सदन में सवाल उठाएगा तो उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जाएंगे? प्रेम जी, फिर प्रेम कुमार साहब सरकार पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? फिर आप सरकार पे आरोप लगाते जा रहे हैं। सरकार पे कांग्रेस पर आरोप मोदी मोदी मोदी, तो ये तो गलत है। फिर सरकार को सवाल पूछे जाएंगे, सरकार से पूछे जाते हैं। आप पे आरोप लगे तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? आपसे सवाल पूछा जाए तो आरोप है। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? शर्मा जी थोड़ा सोच लिया कीजिए क्या बोल रहे हैं आप। प्रेम कुमार सवाल करेगा तो विपक्ष सवाल का जवाब होगा कि उसके ऊपर फिर आरोप लगाएंगे। आरोप पहले क्यों नहीं लगा रहे थे आप? चलिए जिंदल साहब, इस बात का जवाब दीजिए। जिंदल साहब,
कि अडानी ग्रुप से मुझे लगता है कि आपने तो बिल्कुल कनेक्शन ही कट कर दिया होगा। प्रदेशों में एक सेकंड रॉबिन जी एक सेकंड 1982-84 से राजीव गांधी जी के समय से क्यों अडानी को प्रमोट करने की रॉबिन जी एक सेकंड, हाँ रॉबिन जी उसी पे आ रही हूँ, मैं भी उसी पे आ रही हूँ। जिंदर साहब, सवाल ये है कि जिस अडानी ग्रुप की मुखालफत आप लोग इतना खुलकर कर रहे हैं, उस अडानी ग्रुप से तो कांग्रेस को अपना पूरा कनेक्शन ही कट कर देना चाहिए ना। राजस्थान को मुख्यमंत्री के साथ में उनका कोई कनेक्शन उनको रखना चाहिए, और ना ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उनके साथ में कोई कनेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो तो द मोस्ट करप्टेड पर्सन है। तो फिर आपके दोनों मुख्यमंत्री मोस्ट करप्टेड पर्सन के साथ में रिश्ता क्यों रखते हैं भाई? जो देश को डुबा रहा है, जिसने देश को बदनाम कर दिया, ऐसे बिजनेसमैन से तो तौबा तौबा कर लेनी चाहिए कांग्रेस को। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए। हमारे साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ है और जो नेतागण है, वे सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे सभी निर्णय, हमारा सभी कदम जनता के हित में हो, ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर समूह के। अगर अडानी ग्रुप को फेवर किया जाता है, अगर अडानी ग्रुप को कोई कार्य दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि वह अडानी ग्रुप जनता के हित में कार्य करेगा। लेकिन जब वो ग्रुप ही अपने आप में, आप करे तो रासलीला, ये करे तो करेक्टर लीला। कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर वे ग्रुप पूरी तरह से उसकी धांधलेबाजी है, घोटाले हैं, उसकी बुक्स क्लीन नहीं है, उसने जो है इलीगल मेथड्स यूज किए हुए हैं, तो इसके खिलाफ सरकार को कदम उठाने का सरकार पर दायित्व बनता है। बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो खुलासा किया, क्या 8 साल तक सरकार सो रही थी? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि केमन आइलैंड में शेल कंपनीज बनाई जा रही है? क्या प्रॉफिट जो है बुक्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं? एफपीओ जो इशू किया जा रहा था, वे इसलिए इशू किया जा रहा था कि जो जनता का पैसा है, जो टैक्स इवेजन द्वारा टैक्स हेवन में ले जाया गया है, उनको वापस लाया जा सके। क्या सरकार सो रही है? मुझे लगता है कि आपने, हो सकता है कि मुझसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में बेहतर स्टडी किया हो, लेकिन जिन शेल कंपनीज का आप जिक्र करें, जब वो उसी ग्रुप की शेल कंपनीज है, तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है और वहां पर भी अगर अडानी ग्रुप डील कर रहा है इन एनी वे, तो फिर तो वो शेल कंपनीज, वो ट्रांजैक्शन, अडानी ग्रुप का पूरा इन्वॉल्वमेंट तो वहां पर भी चल रहा होगा। तो आपने इसकी जांच पड़ताल की क्या? पूजा जी, आज मैं अगर आपको बात करता हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये केंद्र के सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूं, वो स्टेट नहीं मैनेज करता, केंद्र मैनेज करता है। दोनों में फर्क है। जिन मसलों को लेकर, जिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके साथ डील हो रही है, तो आप कंपनी से डायरेक्टली डील कर रहे हैं ना सर? मुझे पूर्ण करने दीजिए। हाँ, बोलिए। अगर राजस्थान के अंदर हमें बिजली मुहैया करवानी है सभी को, और उसके लिए निवेश की आवश्यकता है, तो उस निवेश के वक्त बैंकों का, कंपनीज का, इन सब का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। लेकिन वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी कंपनीज की ऑडिट और सभी कंपनीज की जो रिपोर्ट्स है, वे सही पैमाने में काम कर रहे हैं या नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। आईआरएस की जब हम बात करते हैं, भले वो इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो, कस्टम हो, केंद्र के अंदर आता है, बाकी स्टेट के अंदर। आप जो है, आप कॉर्पोरेट और दुनिया के सारे विषय ले आए, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसमें सरकार की ओर आपकी उंगली उठती है? कुछ रिपोर्ट मैं जवाब देता हूं उसका। एक सेकंड, नहीं, आपने दिया नहीं, बहुत हो गया, सुनने दीजिए, आपको देर जरूरत नहीं। मेरा अपना मानना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की क्या दिशा हो, यह महत्वपूर्ण है। चर्चा की दिशा यह नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश का कोई उद्योगपति, कोई भी 50 लोग काम करना चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट प्रोत्साहित न करे, उसको मदद करे आगे करने के लिए। दुनिया में कोई काम लेना चाहता है तो सरकार से और देश से उसको मदद न मिले, तो यह देश और दुनिया कैसे चलेगा? भारत कैसे दुनिया की महत्वपूर्ण इकोनॉमी बनेगी? ये कांग्रेस पार्टी इतने समय तक रही है, उसको चलिए, सभी का शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा शामिल होने के लिए। मानना यह है कि आप इंडिविजुअल किसी पर अटैक कीजिए, लेकिन ना तो भारत की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से कीजिए, और ना ही इतना ज्यादा विरोध आप शुरू कर दें कि आपको यही ना पता चले कि आपने अपने ही देश का विरोध शुरू कर दिया है। और ऐसे लोगों के लिए चंद लाइनें इकबाल साहब की मैं आपके सामने पेश करी हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार।